हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 7 एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप लोग पहली बार क्लास 7 एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे होंगे तो ठीक है, अगर आप लोग क्लास 7 एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसमें जो है आपको क्लास 7 का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आप लोग ICSE बोर्ड से हो या फिर CBSE बोर्ड से हो या फिर कोई अदर बोर्ड से हो। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्लास 6 से रिलेटेड होगा। मीन्स क्लास 6 में आपने जितना भी पढ़ा है वही सब क्वेश्चन आपको क्लास 7 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा क्लास 7 एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई भी देने जाता है तो उसके मन में डाउट रहेगा कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट का हम लोग से आखिर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, आपसे जो जनरली पूछा जाता है वो इंग्लिश का होता है, साइंस का होता है और मैथमेटिक्स का होता है। ठीक है, ये जो 3 सब्जेक्ट होता है हर एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे आप लोग कोई भी स्कूल चले जाइए। बट कोई स्कूल में अदर कोई सब्जेक्ट पूछा जा सकता है, जैसे कि हिंदी या फिर SST। ठीक है, सो तो आप अपनी स्कूल जाके एक बार पूछ लीजिएगा मैनेजमेंट से कि आखिर कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट का। ठीक है, पर आपका इंग्लिश, साइंस और मैथ हर एक स्कूल में हर एक क्लास में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। और तीसरा जो आखिरी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। मीन्स इंग्लिश, साइंस और मैथ तीनों में आप लोग पास होगे तभी आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अब बात रही अगर सिलेबस की, तो सिलेबस का आपको चिंता नहीं करना है। आपने जितना क्लास 6 में पढ़ा है उतना ही आपको क्लास 7 का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अगर रही बात कि आखिर कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन ज़्यादा आपसे हार्ड नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा आपसे इजी भी नहीं पूछा जाएगा, मीडियम लेवल में आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इतना बात समझ गए। तो फिलहाल अभी हम लोग ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, तो एक एक करके हम लोग फटाक से सबका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, छोटा वीडियो होगा तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, मींस मान लीजिए कोई मिक्सचर है तो उसमें प्रिंसिपल आखिर कौन सा यूज होगा। ठीक है, अगर मिक्सचर को आपको अलग करना है, ठीक है, कोई अलग अलग उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उसको अलग करना है तो उसमें आखिर हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन बोला है, हम लोग इसका फटाक से आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका काफी ज्यादा सिंपल आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग से क्वेश्चन पूछा था आखिर हम लोग का कौन सा प्रिंसिपल होना चाहिए। अब जो प्रिंसिपल होता है वो हम लोग का डिपेंड करता है आखिर प्रॉपर्टी क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इन द मिक्सचर। सो मिक्सचर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस है उसका प्रॉपर्टी क्या है, उस पर डिपेंड करता है आखिर हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग को सैंड और वाटर को अलग करना है, सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग कुछ और प्रोसेस यूज करेंगे। राइट, अगर हम लोग को आयरन पार्टिकल्स को कोई पाउडर से अलग करना है तो उसके लिए हम लोग कोई और प्रिंसिपल का यूज करेंगे। राइट, तो ये हम लोग का डिपेंड करता है आखिर हम लोग का जो मिक्सचर है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या, मींस वो कौन चीज से मिल के बना है। तो ये हम लोग का पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोला है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंज का हम लोग को सिंपली एक एग्जांपल देता है। अब देखो केमिकल चेंज होता क्या है, एक ऐसा चेंज जिसमें जो कोई भी मान लीजिए आपके पास पार्टिकल है या फिर कोई भी सब्सटेंस है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। राइट, जब उसका केमिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगा तो उस टाइप के जो हम लोग का चेंज होगा वो हम लोग का केमिकल चेंज चलाएगा। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग का आंसर है, हम लोग का जो क्वेश्चन पूछा था उसमें सिंपली हम लोग को एक एग्जांपल देने बोला है, बट यहाँ पर हम लोग और भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली देख लो एग्जांपल क्या होगा केमिकल चेंज का, इंक्लूड बेकिंग सोडा एंड विनेगर। ठीक है, बेकिंग सोडा और विनेगर को बनाओगे तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जिसका केमिकल प्रॉपर्टी दोनों से ही अलग होता है। तो हम लोग का एक केमिकल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे तो वो भी केमिकल चेंज का है। आयरन रस्टिंग, जब आयरन का रस्टिंग होता है, जब उसके ऊपर जंग लगता है तो उसका भी जो होता है हम लोग को केमिकल चेंज कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो पहले जो सब्सटेंस था, अब जो उसके बाद रस्टिंग के बाद जो सब्सटेंस बनेगा दोनों में फर्क होगा ना। आयरन रस्टिंग से पहले जो आयरन का प्रॉपर्टी था और उसके बाद जो आयरन रस्टिंग मींस जंग लग जाने के बाद जो प्रॉपर्टी होगा, दोनों में काफी ज्यादा फर्क होगा। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी उसका चेंज हो जाएगा ना, इसलिए हम उसको केमिकल चेंज बोलेंगे। और अगर आप लोग लकड़ी को जलाते हो, ठीक है, वुड का अगर बर्निंग होता है तो उस समय अगर जलाने से पहले जो वुड था उसके बाद जलाने के बाद वैसा तो नहीं रह जाता है, उसके बाद हम लोग को व्हाइट कलर का ब्लैक कलर का एस मिलता है। राइट, जिसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है काफी ज्यादा अलग होता है जो हम लोग का रॉ सब्सटेंस था वुड। तो उससे इस टाइप के जो चेंज होगा उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। आप लोग सिंपली अपने आसपास जो इन्वायरमेंट है उससे भी देख के तुरंत जो है अपना एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है वो बोला है द लीफ इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। व्हाई, आखिर लीफ जो पत्ता होता है, प्लांट का जो पत्ता होता है उसको हम लोग फूड फैक्ट्री क्यों बोलते हैं प्लांट का, तो इसके बारे में बताना है। हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, एकदम सिंपल आंसर, लीफ इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। अब देखो फूड फैक्ट्री होता है क्या, एक ऐसा जगह जहां पर खाना तैयार किया जाता है, खाना बनाया जाता है। राइट, तो यहाँ पर प्लांट में जो होता है खाना बनाने का काम कौन करता है, हम लोग का पत्ता करता है। एक सिंगल पत्ता भी खाना बना सकता है, अकेले भी रहेगा तभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का प्लांट में खाना बनाने का काम होता है वो लीफ के द्वारा किया जाता है, पत्ते के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग को लिखना है बिकॉज इट मेक फूड फॉर द प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप लोग प्रोसेस भी लिख सकते हो जिससे खाना बनाया जाता है। राइट, उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है, फोटो मतलब होगा आपका लाइट। तो यहाँ पर जो लाइट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी जो होता है जो कि आपका सन से आ रहा होता है, उसके द्वारा सिंथेसिस मींस होता है टू बिल्ड। क्या बिल्ड किया जाता है, तो यहाँ पर खाना बनाया जाता
जाता है, राइट। किसकी मदद से? लाइट की मदद से, इसलिए हम लोग इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो सिंपली आपको इसका मतलब पता चल गया होगा और क्यों आखिर हम लोग लीफ को फूड फैक्ट्री बोलते हैं ये भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है वो बोला है नेम अ बोन। एक ऐसा हम लोग को बोन का नाम बताना है इन ह्यूमन बॉडी विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बोन। मींस एक ऐसा हम लोग को हड्डी का नाम बताना है जो कि और भी कोई दूसरे हड्डी के साथ कनेक्ट नहीं होता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली कैसा, देखो हम लोग का जो हड्डी होता है वो हमेशा कोई ना कोई दूसरा हड्डी या फिर मसल्स के साथ जुड़ा होता है, राइट। बट ये एक ऐसा हड्डी होता है, हमारे लौता हड्डी होगा, ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में, जो कि कोई भी दूसरा स्केलेटन मसल्स या फिर कोई भी हड्डी दूसरा बोन से कनेक्टेड नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होता है वो होगा हम लोग का HYOID बोन, ठीक है, HYOID, HYOID बोन। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, बट जो स्पेलिंग है इसका मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ HYOID, ठीक है, HYOID बोन, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन वो हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो बोला है व्हाई डज अ सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स जो होता है हम लोग का आखिर क्यों न्यू मून के दिन ही होता है। तो हम लोग को सिंपली इसका वजह बताना है आखिर क्यों सोलर इक्लिप्स जो होगा वो हमेशा न्यू मून डे के दिन ही ऑकर होगा। न्यू मून डे मीन्स वैसा मून का फेज होता है जहाँ पर मून जो होता है पूरी तरीके से चारों ओर से विजिबल होता है, तो उसको हम लोग न्यू मून डे बोलते हैं। तो आखिर क्यों सोलर इक्लिप्स जो होता है न्यू मून के दिन ही होता है, तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, सोलर इक्लिप्स ऑकर ओनली व्हेन द मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन। सो सोलर इक्लिप्स तभी पॉसिबल है जब हम लोग का मून जो होता है अर्थ और सन दोनों के बीच में आ जाता है। और हम लोग का जब अर्थ और सन, ठीक है, इसके बीच में जब मून होगा तो हमेशा न्यू मून ही होगा। सो इट कैन हैपन ओनली ऑन अ न्यू मून डे। सो सोलर इक्लिप्स तभी हो सकता है, मतलब अर्थ और सन के बीच में मून तभी आ सकता है जब वो फुल होगा। तो जब वो फुल होगा तो सोलर इक्लिप्स क्रिएट कर देगा, तो हम लोग का सिंपल आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा हम लोग इसको बड़ा में नहीं खींचना है, ठीक है। काफी इसका बड़ा आंसर हो सकता है, बट जो मैंने सिंपल और सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर जो होता है वही आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का 6वां नंबर क्वेश्चन है वो बोला है ड्रॉ अ डायग्राम, ठीक है। डायग्राम आपको बनाना है ताकि आप लोग शो कर सके, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन आपको शो करना है, ठीक है, बाय अ प्लेन मिरर। सो यहाँ पर मिरर भी दे रखा है, आपको प्लेन मिरर से जो है एक डायग्राम बनाते हुए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करना है। काफी ज्यादा सिंपल है। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग का इसमें बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स भी, तीनों का मिक्सचर क्वेश्चन है। ये नहीं है कि फिजिक्स का अलग है केमिस्ट्री का अलग है, ठीक है, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। जिस तरह ये क्वेश्चन फिजिक्स से है क्योंकि लाइट वाइट जो होता है ये सब हम लोग को फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। अब केमिकल चेंज जो है हम लोग का केमिस्ट्री का, और हड्डी का यहाँ पर बात हो गया मीन्स बायोलॉजी के, तो आपको वो समझना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा हम लोग का इसका आंसर, ठीक है। आपको सिंपली यही डायग्राम अपने कॉपी में बना के दिखा देना है, ठीक है, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बस यहाँ पर डायग्राम ही नहीं है, इसमें लेबलिंग भी किया गया है, ठीक है। तो ये लेबलिंग कर दोगे तो काफी ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको बताना है कि आखिर रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर दे भी देखा है रे ऑफ लाइट मीन सिंगल लाइट से आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाना है। तो यहाँ पर सिंपली जैसे कि आप लोग देख सकते हो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है, जब कोई भी लाइट हिट करेगा प्लेन मिरर को तो वो बाउंस बैक कर जाएगा, राइट। और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है, एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, उसके बाद ये बाउंस करेगा मींस हिट करेगा। जब ये हिट जैसे ये प्लेन मिरर को हिट करेगा तो वहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा मींस बाउंस बैक हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल जो होता है हम लोग का सिंपली सेपरेट कर देता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को, ठीक है। नॉर्मल जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सरफेस के जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो रहा हम लोग का इंसिडेंट रे यहाँ पर दे रखा, ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में तो उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है। और जो हम लोग का जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये प्लेन मिरर यहाँ पर नीचे बना दीजिएगा, ठीक है, प्लेन मिरर दिखा दीजिएगा। प्लेन मिरर में आपको ऐसे ऐसे करना होता है, ये जो होता है सिंबॉलिक डायग्राम होता है प्लेन मिरर का, ठीक है। मिरर तो आपको असली में बनाना नहीं है, सिंपली आपको ये डायग्राम बना देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन है वो बोला है हाउ डू द गिवन ऑर्गेनिज्म मूव, ठीक है। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, फिर भी अगर दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को सभी क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इससे आपको आइडिया लेते जाना कि आखिर कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ये क्वेश्चन लग कैसा रहा है, हार्ड लग रहा है, ईजी लग रहा है, फिर मीडियम। तो आपको ये क्वेश्चन देखते जाना है, सिर्फ 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इससे ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को ऑफकोर्स प्रैक्टिस करके आप लोग जाइएगा, ठीक है। एंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनते रहिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन ये ज्यादा पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी आप लोग इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर ये जो सांप ये है क्या, मतलब बोल तो दिया, ठीक है। तो ये स्नेक होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का स्नेक दे रखा है। अब स्नेक में कौन सा इसका प्रजाति हो तो नहीं पता, देखने से ये रसल वाइपर लग रहा है, ठीक है। हाँ रसल वाइपर, ये पता नहीं कौन सा जानवर है पर हम लोग को पता है स्नेक है। तो आखिर कैसे मूव करता है वही हम लोग को बताना है, ठीक है। ये जो जानवर है वो जानवर ये स्नेक है हमें पता है, ठीक है। तो आखिर कैसे मूव करेगा इसी के बारे में हम लोग को बताना है, तो हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। तो देखो इसका जो आंसर है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन का भी यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसका सिंपली आंसर क्या होगा, स्नेक डू नॉट हैव लेग्स फॉर द मूवमेंट बट यूज देयर लॉन्ग बैकबोन अलॉन्ग विद द मसल्स फॉर द मूवमेंट। अब देखो सांप के पास तो हाथ पैर होता नहीं ताकि वो चल पाए, सो वो जो होता है अपना लॉन्ग बैकबोन का यूज करता है। ये जो बैकबोन होता है उसका हेड से लेके पूरा टेल तक रहता है, काफी ज्यादा बड़ा बैकबोन होता है उसका, ठीक है। और वो इसी का यूज ही करता है क्योंकि भगवान उसको इसी के मदद से चलने के लिए काबिल बनाए। सो ये होता कैसे है, सो देयर बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। उसका जो बॉडी होता है वो काफी ज्यादा लूप में चला जाता है, मींस ऐसे 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 चला जाती है, हम लोग इसको लूप बोलते हैं, ठीक है। ऐसा सांप चलता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, विच गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश। ये जब ऐसे सीधा करता है अपने को तो वो उसको एक फॉरवर्ड पुश देता है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्राउंड। अब देखो वो जब उसको सीधा करेगा, ये जो कर्व पाथ है इसका जब उसको सीधा करने
करने की कोशिश करेगा तो उसको वो एक फॉरवर्ड पुश मिलेगा आगे की ओर, और इसी को उसको चलने में मदद करता है। वो पुश करता है ग्राउंड को, और ग्राउंड उसको अपोजिट फोर्स का यूज करता है आगे मुड़ने में, ठीक है। तो ये हम लोग का थर्ड न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो जो हम लोग को सांप जो होता है ग्राउंड को जो है पुश करेगा, तो ग्राउंड भी उसको इक्वल फोर्स से, ठीक है, इक्वल फोर्स से सांप को भी पुश करेगा, और जिस वजह से उसको फॉरवर्ड पुश मिल जाता है, वो उसको बैकवर्ड पुश करता है, ठीक है। सांप जो होता है उसको बैकवर्ड फोर्स से पुश करता है, जबकि ग्राउंड जो होता है उसको फॉरवर्ड फोर्स से आगे पुश कर देता है। इस वजह से जो स्नेक है वो मूव कर पाता है। खैर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पर इसका आंसर कुछ इस टाइप से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज कुकिंग ऑफ फूड एंड व्हाई। सो आखिर जो हम लोग का खाना बनता है, खाना बनते हुए तो देखे होगे पर बनाए नहीं होगे, ठीक है। तो कभी बनाना और देखना, जब हम लोग का जो रॉ मटेरियल होता है, मानो खीरा है, बैगन है, टमाटर है, ठीक है, जब उसको खाना बन जाता है तो उसके बाद उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। सो व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज कुकिंग ऑफ फूड। सो रॉ मटेरियल से जो चेंज आपका हुआ वेजिटेबल्स में जो भी आपने बनाया, सो वो आखिर कौन सा चेंज होगा और वो क्यों होगा वैसा चेंज, तो इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, कुकिंग ऑफ फूड इज अ इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। मींस खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल केमिकल चेंज होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रॉ इनिशियल स्टेज पे हम लोग का जो खाना बनाने का सामग्री था वो खाना बनाने के बाद कुछ और ही हो जाता है, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो बदल जाता है, इसलिए हम उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। सो ड्यूरिंग कुकिंग द मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अब देखो खाना बनाते समय क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होता है, जो प्रेजेंट होता है खाना में, ठीक है, वो एक चेंज हो जाता है। मींस उसको हीट एनर्जी मिलता है, और हीट एनर्जी की वजह से जो इनिशियल स्टेज था उससे वो कुछ और न्यू सब्सटेंस में तब्दील हो जाता है, राइट। आल्सो कुक्ड फूड कैन नॉट बी रिवर्टेड टू द रॉ स्टेज, ठीक है। अब जो खाना बन चुका है उसको वापस से हम लोग उसका रॉ स्टेज, मींस जो करेला था, मानो टमाटर था, उसके पकने के बाद उसको हम लोग वापस से टमाटर नहीं बना सकते। सो ये केमिकल चेंज होगा, क्योंकि उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो बदल जाएगा, और हमेशा केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है, मींस उसको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन बोला, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ग्रास, पेबल एंड सैंड। तो यहाँ पर हम लोग एक मिक्सचर दे रखा है जिसमें हम लोग को ग्रास दे रखा है, मींस घास दे रखा है, पेबल्स मींस छोटे छोटे पत्थर, और सैंड यानी बालू, ठीक है। तो एक कंटेनर लिया गया, तीनों को आपस में मिला दिया गया। तो अब हमको तरीका बताना है ऐसे ताकि हम लोग इन तीनों चीजों को आपस में सेपरेट आउट कर सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो अगर हम लोग इसका आंसर जानना है तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा प्रिंसिपल। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अगर हम लोग को इन तीनों को अलग करना है तो हम लोग का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा पास द मिक्सचर थ्रू अ फाइन फिल्टर। फाइन फिल्टर मींस मान लो कोई भी छन्नी होना चाहिए, तो उसे हम लोग इसको पास करेंगे। अब पास करने से क्या होगा, सैंड विल पास थ्रू द फिल्टर लीविंग ग्रास एंड द पेबल्स ऑन द फिल्टर। अब सैंड जो होता है क्योंकि वो छोटा छोटा होता है, फाइन होता है, तो वो जो है पास आउट हो जाएगा, बट हम लोग का ग्रास और पेबल्स क्योंकि हल्का सा बड़ा होता है, ठीक है, तो वो पास आउट नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग का सैंड अलग हो जाएगा और ग्रास और पेबल अलग हो जाएगा। अब बात रहता है ग्रास और पेबल्स को हम लोग कैसे अलग करें। सो यहाँ पर बोले देन वी कैन विनॉ द ग्रास एंड द पेबल्स सिंस दे हैव डिफरेंट वेट। सो विनॉ मींस फटकना होता है, ठीक है। अगर हम लोग फटकेंगे तो हवा से क्या होगा कि ग्रास अलग हो जाएगा, और जो क्योंकि पेबल्स थोड़ा सा वेट उसका ज्यादा होता है तो वो भी अलग हो जाएगा, ठीक है। सो वे टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। तो इस टाइप से जो हम लोग तीनों को आपस में सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अब हम लोग का आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 बोला ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को अच्छे से लेबल डायग्राम दिखा देना है, बना देना है, ठीक है, एक फ्लावर का। तो हम लोग इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो ये रहा हम लोग के पास फ्लावर। अब देखो ये फ्लावर जो है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मींस यहाँ पर फीमेल और मेल दोनों का रिप्रोडक्टिव पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना लेवल नहीं करके दिखाना है, 2-4 पार्ट, मींस टोटल आपको 5 दिखा देना है, ठीक है। मींस फ्लावर में जो मेल होता है, मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स, ये आपको दिखा देना। बाकी आप लोग चाहो तो दिखा सकते हो, उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेल में हम लोग का एंथर और स्टेमन ये दोनों आ जाता है, राइट। तो ये दोनों को आपको दिखा देना है, ठीक है। तो यहाँ और ये दिखा दो। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को फीमेल आ जाता है। अब मेल को क्या बोलते हैं आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। फीमेल को पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, मेल को कार्पर बोलते हैं और फीमेल को पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। अब इसका अलग अलग नाम भी होता है, बट यहाँ पर आपको 5 ये जो डायग्राम इसको जरूर से लेबल करके दिखा देना, ये जो 5 पार्ट्स है। सो फीमेल में हम लोग का आ जाता है स्टिग्मा, ये जो टॉप पे होता है, राइट। यहाँ हम लोग का पोलन ग्रेन रिसीव होता है। उसके बाद हम लोग का पोलन ट्यूब भी इसको कहता है, नहीं तो स्टाइल बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का ओवरी आ जाता है, जहाँ पर हम लोग का अंडा रहता है, एग रहता है, ठीक है, फीमेल का। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो है टोटल 5 पार्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको और इसको इन तीनों को दिखा दे, इन 5 को दिखा देना, बाकी आप लोग का मर्जी, ठीक है। सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो हम लोग का यहाँ पर लास्ट का 3 क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो गिनती का 3 क्वेश्चन बचा है, तो फटाक से इसको देख लेते हैं। सो यहाँ पर 11वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर फिगर दे रखा है या फिर डायग्राम बोलो, तो यहाँ पे जो आप लोग को क्या दे रखा है आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इम्प्योर लिक्विड है, ठीक है, जो यहाँ पे है उसको यहाँ पर बॉयल कर दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से बर्नर से बॉयल किया जा रहा है और इसको यहाँ से सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर इसको बॉयल करने के बाद ठंडा किया जा रहा है, राइट। उसके बाद इसको यहाँ पे कलेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है। इस कंटेनर पे इसको कलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो बोला है विच प्रोसेस इज सोन हियर। सो कौन सा प्रोसेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर बॉइल्ड वाटर को वापस से ठंडा किया जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन।
सिंपल आंसर है पहला का हो जाएगा कंडेंसेशन। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोला है, दूसरा व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रोसेस, तो आखिर इस प्रोसेस का यूज क्या होता है। तो सिंपली लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, राइट। तो इस प्रोसेस का यूज कोई भी मिक्सचर है उसमें जो दो अलग अलग सब्सटेंस उसको सेपरेट आउट करने में यूज किया जाता है। तो सिंपली लिख सकते हैं इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, ये हो जाएगा। फिर लास्ट का यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द नेम ऑफ एपरेटस ए, तो यहाँ पर देखो एपरेटस ए नाम का कोई भी चीज नहीं है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अगर नाम रहता तो हम लोग दे देते, बट यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग का 12वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला, एक बार फटाक से इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। राइट 3 पॉइंट्स, हम लोग को 3 पॉइंट्स लिखने ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो इरिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके मुताबिक जो है हम लोग को 3 पॉइंट लिख देना है, ठीक है। तो फटाक से इसका आंसर देख लेते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक जगह हम लोग लिख देंगे रिवर्सिबल चेंज और दूसरी जगह लिखेंगे इरिवर्सिबल चेंज। अब देखो यहाँ पर 3 पॉइंट क्या है। सबसे पहले रिवर्सिबल चेंज में देखते हैं सब्सटेंस कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट्स, मींस अगर रिवर्सिबल चेंज कहीं पर हो रहा है तो वहां पे जो सब्सटेंस है वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम लोग आइस को पिघलाते हैं, ठीक है, मेल्ट करते हैं, तो वो वाटर बनेगा, एंड वाटर को जब हम लोग वापस से फ्रीज करेंगे तो वापस से वो आइस बन सकता है, राइट। तो ये जो होगा वो अपने ओरिजिनल जो भी सब्सटेंस का ओरिजिनल स्टेट था उसमें वो वापस आ गया, आइस था वापस से आइस बन गया। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज होगा, ठीक है। और ये फिजिकल चेंज भी होगा जो कि हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखो इरिवर्सिबल चेंज में क्या लिखेंगे, सब्सटेंस कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई पेपर लेते हैं उसमें आग लगा देते हैं, अगर हमने उसके ऊपर आग लगा दिया तो वो ऐस बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा, पेपर जलने के बाद ऐस बचेगा, राख बचेगा। अब वो जो राख होगा वो बताओ क्या होगा, वो क्या पेपर से कोई भी तरीके से मैच खाएगा, बताओ वो उसको वापस क्या राख को वापस से जोड़ के क्या आप लोग पेपर बना लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मींस ये क्या हो जाएगा, एक इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, समझे। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या है, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट चेंज। केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है सब्सटेंस का वो चेंज नहीं हुआ। मान लो कि कोई आइस था, ठीक है, आइस था, आइस को जब हमने मेल्ट किया तो वाटर बन गया। अब जो प्रॉपर्टी आइस में था वही प्रॉपर्टी आपका वाटर में रहेगा, भले ही स्टेट चेंज हो गया हो, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलता है। अब यहाँ पर देखो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंज, अगर आपने पेपर को जलाया उसके बाद जो हम लोगों का लास्ट में ऐस बचा, राख बचा, राख जो है उसमें सिर्फ कार्बन का प्रॉपर्टी होगा, जबकि हम लोगों का जो ओरिजिनल स्टेट में जो पेपर था उसमें दूसरा कोई और भी प्रॉपर्टी था जो कि जलाने के बाद नहीं हुआ। मीन्स उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी था वो चेंज हो गया। एंड लास्ट में हम लोग लिखेंगे मोस्ट फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल चेंज, मींस जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं, ज्यादा से जो फिजिकल चेंज होते हैं, अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, बट ज्यादा से जो फिजिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं। वहीं पर देखा जाए जितने भी केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। मींस कहीं पे भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ पे वो इरिवर्सिबल चेंज होगा। मींस यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, जहाँ पे भी केमिकल चेंज होगा वो हमेशा इरिवर्सिबल चेंज होगा, मींस उसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। जबकि फिजिकल चेंज में दोनों हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मोस्ट वर्ड का यूज किया गया है। होप्स कि समझ गए हो। तो हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर फटाक से आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का लास्ट है वो बोल रहा है कि 30 नंबर क्वेश्चन, गिव 3 फंक्शन ऑफ अ लीफ। लीफ मींस पत्ता, एक प्लांट का जो पत्ता होता है उसका हम लोग को कोई भी 3 फंक्शन बताना है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका फटाक से आंसर देख लेते हैं। तो देखो ये रहा हम लोग के पास आंसर, ये है द फंक्शन ऑफ अ लीफ। अब यहाँ पर देखो काफी ज्यादा पॉइंट है, टोटल 8 पॉइंट है, ठीक है। आपको कोई भी 3 जो सबसे अच्छा लगे वो आपको लिख देना। मैं पहला का 3 जो पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। सो ये हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ लीफ, मींस लीफ का क्या क्या फंक्शन होता है। देखो सबसे पहला यहाँ पर बोला प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर एनिमल फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, राइट। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, वही तो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, तभी तो हम लोग रेस्पिरेशन कर पाते हैं। रेस्पिरेशन देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक एरोबिक एंड एक एनारोबिक होता है, राइट। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो भी करेगा उसको तो ऑक्सीजन चाहिए होगा, भले एनारोबिक रेस्पिरेशन में जरूरत नहीं पड़ता ऑक्सीजन का, बट हम लोग जो है वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते तो हम लोग को ऑक्सीजन का जरूरत तो पड़ना ही है, ठीक है। सो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बोला है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। अब देखो CO2 गैस जो होता है वो कौन रिमूव करता है एयर से, प्लांट ही करते हैं। प्लांट का कौन पार्ट करता है, लीव्स करते हैं, राइट। लीव क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, तभी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर पाता है, इसलिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत पड़ता है, उसके बदले में वो ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तीसरा यहाँ पर बोला प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट। अब क्या करता है, खाना बनाता है, किसके लिए, प्लांट के लिए। अब खाना सिर्फ प्लांट के लिए ही नहीं बनाया जाता है, ठीक है, वो हम लोग भी खा लेते हैं, ठीक है। बनाया तो प्लांट के लिए जाता है, बल्कि हम लोग भी उसको थोड़ा सा तोड़ के खा लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो हम लोग को मेन पॉइंट है वो क्या देखना है कि प्रोड्यूस करता है फूड, ठीक है, खाना बनाता है प्लांट के लिए भी। यहाँ पर एनिमल भी आप लोग साथ में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग एनिमल लिख दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। खाना कोई भी प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तो वो प्लांट ही ना बनाता है, प्लांट का कौन सा पार्ट बनाता है, सो लीफ बनाता है। सो ये 3 पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद क्रिएट शेड है, मीन्स छाया देता है। बाकी यहाँ पे जो भी आप लोग पॉइंट है टोटल 8 पॉइंट में जो अच्छा लगे आप लोग चुन के लिख लेना, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पर जो होता है हम लोग का वीडियो एंड होता है। इसका हम लोग सेकंड पार्ट लाएंगे जहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मैथ बचा, हिंदी बचा, इंग्लिश बचा, काफी ज्यादा और भी सब्जेक्ट बचा, सोशल साइंस भी बचा, ठीक है। सबको हम लोग देखेंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। ये पहला पार्ट है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अब देखो मैं चाहूँ तो इन चारों वीडियो को एक साथ एक ही वीडियो में कवर कर सकता हूँ, ठीक है, बट इससे कोई फायदा नहीं है। पहला बात क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, दूसरा बात कि कोई बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज में लाता हूँ, ठीक है। तो दूसरे पार्ट के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हम लोग लाते रहते हैं और आगे लाएंगे भी, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।